नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल दिन के लिए स्पेशल शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। न्यू जनरेशन के मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में लाने के लिए जो आपका योगदान है वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है। और स्पेसिफिकली मैं आपको पर्टिकुलरली वॉच कर रहा हूँ। आपने आई वुड से जितनी सेवा स्मॉल इन्वेस्टर्स की करी है ये देश में, ये बहुत बहुत सराहनीय है। मार्केट के महारथियों के साथ सीएनबीसी आवाज़ के 21वें बर्थडे का जश्न। सभी ने देश में इक्विटी कल्चर से आम आदमी को जोड़ने के लिए आवाज़ के योगदान की सराहना। रमेश दमानी बोले, गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गोल्डन मौका। समीर अरोड़ा की राय, बजट में कैपिटल गेंस टैक्स में राहत मिली तो आएगी जोरदार रैली। इधर मधु केला का मंत्र, वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड में जारी रखें निवेश। ऊपरी स्तरों पर नहीं टिका बाजार। वीक की एक्सपायरी के दिन हाई से निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसल कर 25,700 के करीब आया। रिलायंस, एल&टी, भारती और M&M ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप में भी तेज गिरावट। रियल्टी और फार्मा शेयरों में आज भी दबाव, करीब 1% फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। रियल्टी में 1.5 से 2% फिसले लोधा, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज। वहीं कैपिटल मार्केट शेयरों में आज अच्छी रौनक। एंजल वन, बीएसई और एमसीएक्स वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। क्रूड में तेजी के चलते करीब 2% चढ़ा ऑल इंडिया। वहीं टाइटन का शेयर मजबूत। उधर ChatGPT शेयर, हिंद कॉपर, JSW स्टील भी कड़ाई का। विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद से चला इटर्नल। शेयर करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। कंपनी में विदेशी निवेश की गुंजाइश अब 20% से बढ़कर 26% हुई। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हुआ खुलासा। साथ ही MSCI में दोगुना हो सकता है इटर्नल का वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आवाज़ के 21 साल के जश्न में हमारा साथ दे रहे हैं कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह। उनसे बात करते हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएनबीसी आवाज़ के 21 साल पूरे हुए और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इन पूरे 21 साल में आप हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले तो दिल से उसका धन्यवाद। थैंक यू अनुज भाई, आपको और सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को 21वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस तरह से इन्वेस्टरों की सेवा की है, लोगों को निवेश का सही रास्ता दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। एक समय था अनुज भाई, मैं हिंदी में बात करता था तो लोग कहते थे इसमें अक्ल तो है, समझ तो है, इंग्लिश में नहीं बात करता। आज हम हिंदी में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने आपको अनुज भाई के साथ सीएनबीसी आवाज पे देखा था। ये बहुत बड़ा बदलाव आपने करके दिखाया है। नीलेश भाई, सच बोलूं तो फीलिंग म्यूचुअल है और एक्चुअली आप काफ़ी दरिया दिल हैं जो आप ये बात कह रहे हैं। वैसे दिल से शुक्रिया, आप इतने साल हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और एक चीज़ मैं और वीरू बात कर रहे थे चैट पे, तो वीरू ने कहा कि यार मार्केट काफ़ी नीचे है। ये तब की बात है जब मार्केट डे लो पर था। तो वीरू ने कहा कि यार नीलेश भाई को बुला लो, कम से कम जब वो आते हैं तो मार्केट में रिकवरी आ जाती है। तो एक हमारा वो रहता है कि जब भी मार्केट में कुछ हल्का सा भी हमें लगे कि थोड़ा सा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, हम सबसे पहले आपका रुख करते हैं। और नीलेश भाई, इस समय एक्चुअली अगर देखें तो मार्केट की भी वही हालत है। कहीं ना कहीं चाहे वो ट्रेड डील का मामला हो, अर्निंग्स का मामला हो, कुछ भी हो, लेकिन FI सेलिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि मार्केट में लोगों को मज़ा नहीं आ रहा और एक काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? तो अनुज भाई, पिछले 5 सालों में लोगों ने T20 मैच देखा था, धड़ल्ले से रन हो रहे थे, एक्साइटमेंट थी। अब मार्केट टेस्ट मैच खेलने लगा है, बॉल पे बॉल डाले जा रहे हैं और बैट्समैन चौके छक्के मारने की जगह पे बॉल को छोड़ रहा है। तो ये T20 का जो माइंडसेट है वो हमें टेस्ट मैच का बनाना पड़ेगा। मार्केट फेयर वैल्यू पे है, आगे बहुत सारे रिस्क भी है और इसीलिए अब मार्केट का रिटर्न वैल्यूएशन री रेटिंग से नहीं, अर्निंग ग्रोथ से रहेगा और रिटर्न की उम्मीद हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रखनी पड़ेगी। तो टेस्ट मैच खेलना है, उस माइंड से अब मार्केट में निवेश करिए। चीज़ है। पहले तो मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं इस दिन की, क्योंकि आज मंगलवार और प्लस लोहड़ी भी है। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
अपनी एक्सपेक्टेशंस को कितना लोअर करना पड़ेगा? बाजार को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कभी भी पॉलिसी पैरालिसिस के अंदर बाजार रिटर्न्स नहीं देता है। आज जिस तरीके से ट्रम्प बिहेव करते हैं, जिस तरीके से वो ग्रीनलैंड वेनेजुएला की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको लग क्या रहा है? क्या अपनी रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन को अगले कुछ समय तक थोड़ा सा कम रखना ज़रूरी है? बिल्कुल वीरू भाई, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है। पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसी का रिस्क था, अब युद्ध का भी रिस्क बना हुआ है। दूसरा, लोकल इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, बट कॉर्पोरेट अर्निंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम होने की वजह से थोड़ी ढीली है। तो अब जैसे ये क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, उम्मीद थी कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा, बट जैसे कल हमने आईटी कंपनी के रिजल्ट में देखा कि लेबर कोड की वजह से एक वन टाइम कॉस्ट लेनी पड़ी ग्रेजुएटी पेमेंट के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। नाउ मार्केट समझदार है, वन टाइम कॉस्ट को रिपीटेटिव कॉस्ट नहीं मानेगा, बट इस प्रकार की चीजें आने की वजह से परफॉर्मेंस उम्मीद से थोड़ा कम आ रहा है, और इसकी वजह से मार्केट में अब वैल्यूएशन री रेटिंग होना मुश्किल है। मार्च 2020 में 10 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहे थे, तो 20 टाइम होना जायज था, बट अब हम अगर 21 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहे हैं, तो इसका 25 टाइम 40 टाइम होना बहुत मुश्किल लगता है। अब अर्निंग्स ग्रोथ जितनी होगी, सिंगल डिजिट तो सिंगल डिजिट रिटर्न, डबल डिजिट तो डबल डिजिट रिटर्न, तो हमें लगता है कि पिछले 5 सालों में जो रिटर्न आपने पाया है वो शायद आने वाले 8 या 10 सालों में आएगा, बट 5 सालों में आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अपनी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, याद रखिएगा, रीजनेबल रखिए। ऐसा नहीं है कि हम नए वर्ष में आ गए तो इतना मन और आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी चरम पे हो कि आपको कोई रिटर्न बहुत बोनी लगे उसके सामने। नहीं, रिटर्न्स को अपनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है। नीलेश भाई, ये ट्रेड डील अभी तक हम बस सुनते आ रहे हैं। हालांकि कल जो एम्बेसडर के स्टेटमेंट थे वो काफ़ी सकारात्मक थे। ट्रेड डील पे लाइकली मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा? जो 26,200 अभी तक एक लक्ष्मण रेखा बना हुआ है, जिसको पार करना नहीं पॉसिबल हुआ इस बाजार के लिए अब तक। पॉसिबली आप ट्रेड डील के ऊपर इंडियन मार्केट्स का रिएक्शन कैसे देख रहे हैं, और क्या उस वक्त थोड़े से एक दो सेक्टर्स जिन पर आपकी खासा नज़र रहेगी अगर ये एग्जीक्यूट होती है ट्रेड डील, तो वो कौन से होंगे? सो वीरू भाई, ट्रेड डील्स में हमें देखना पड़ेगा डिटेल्स क्या है। जब इतनी लंबी निगोशिएशन चली है, तो जाहिर है कि कुछ मतांतर है, कुछ मतभेद है, और हमें डिटेल्स देखनी पड़ेगी। ट्रेड डील नहीं होने की वजह से टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम एंड ज्वेलरी, एक्वाकल्चर, इन सारे सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है। अब अगर ट्रेड डील में बैलेंस आ जाता है, तो इन क्षेत्र के शेयर्स को फायदा हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट और जेम एंड ज्वेलरी की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं है, तो टेक्सटाइल्स और एक्वाकल्चर ये दो सेक्टर है जिसमें अगर ट्रेड डील में कोई ढंग से बैलेंस हुआ है तो फायदा हो सकता है। नीलेश भाई, ये भारतीय आईटी कंपनियां क्या अब एक तरीके से अपने आप को रीइनोवेट करना भूल चुकी हैं, और क्या यहाँ पे अब रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना ही रखें, क्योंकि एक इंडेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है ये, और 4 से क्या ज़्यादा हो गए टीसीएस ने 0 रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। अनुज भाई, हर बैट्समैन की कारकिर्दी में एक ऐसा समय आता है जब वो एक लीन पैच से गुजरता है। चाहे सचिन तेंदुलकर साहब थे जब उन्हें टेनिस एल्बो हुआ, या अभी हाल के समय में विराट कोहली है जब उनकी ऑफ साइड में कुछ कमी दिखने लगी थी, बट उन्होंने फिर से अपने आप को री इन्वेंट किया। तेंदुलकर जी ने अपनी स्टांस बदल दी, बैट बदल दिया, विराट कोहली ने नेट में प्रैक्टिस कर दी, और फिर वो रन बनाने लगे। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे आईटी क्षेत्र में जो अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो एआई का लिवरेज करके अपने क्लाइंट्स के लिए चीपर, फास्टर, बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। तो ये एक री इन्वेंशन का प्रोसेस है। लीन पैच में है, उसमें कोई संदेह नहीं है,
बट हमें उस प्लेयर पे ध्यान रखना है जो नेट प्रैक्टिस में डटा है और कंटिन्यूअसली अपनी खामियों को दूर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। एंटरप्राइज एआई एक ऐसा ही एरिया है। आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एआई का लिवरेज करना चाहते हैं, बट उनका सारा डेटा, इंटरनल डेटा सही जगह पे नहीं है। एआई तब यूज कर पाएंगे जब डेटा सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो डेटा अरेंज करना, डेटा को सुरक्षित रखना, उसके ऊपर एआई की लेयर लगाना, अपने एम्प्लॉयज को उसके लिए ट्रेन करना, ये सब एंटरप्राइज एआई का अभिन्न हिस्सा है और कुछ भारतीय कंपनी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे प्लेयर पे ध्यान रखिए जो लीन पेज में हतोत्साह होने की जगह पे नेट प्रैक्टिस कर रहा है। आज नहीं तो कल जब वो मैच खेलने आएगा वापस चौके छक्के मारेगा। चौके छक्के इस समय एक सेक्टर जो मार रहा है नीलेश भाई, वो है ऑटोमोबाइल। अगर आप देखें खास तौर से सीवी प्लेयर्स और टू व्हीलर्स, इवन पैसेंजर व्हीकल कार्स में भी एक शानदार रैली रही है जीएसटी कट के बाद से। अगर आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया होता है इन स्टॉक्स का तो 30 से 40% रिटर्न्स बने होते। लेकिन क्या यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ये सब गेन्स फ्रंट लोड हो चुके हैं या फिर अभी भी ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी आपके हिसाब से? अनुज भाई, काफी हद तक ये स्पेस फ्रंट लोड हो चुकी है। एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र स्पेशली टू व्हीलर्स ने कुछ समय तक परफॉर्मेंस नहीं किया था, लीन पैच था और फिर जीएसटी कट होने की वजह से उन्हें एक मौका मिल गया। परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही बिकॉज जीएसटी के लिए जिन्होंने अपनी बाइंग डिफर की थी वहां पे आप बेच पाए, बट अब वही मोमेंटम आगे रहना मुश्किल है। तो अब इस क्षेत्र में T20 से टेस्ट मैच का बदलाव होने वाला है। तो अब आप ऑटोमोबाइल स्टॉक में बॉटम अप में कुछ टू व्हीलर स्टॉक देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिछले 4 महीनों में रिटर्न आया वैसा रिटर्न आने की उम्मीद मत रखना। अच्छा नीलेश भाई, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती पूरे 2025 में और इवन उससे पहले भी रही एफआईएस का एग्जिट, बहुत सीरियस एग्जिट, बहुत नेगेटिव पोजीशनिंग, इंडेक्स शॉर्टिंग। इस सरकार के कार्यकाल में हर पक्ष को सुना गया। आप देखिए जीएसटी कट, रेट कट, उससे पहले अगर आप देखें इनकम टैक्स में कट, आपने डिस्पोजल इनकम लोगों के पास छोड़ी। क्या एक वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए एफआईएस ने पैसा बनाया भी नहीं और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अगर आप देखें, आई मीन उस रुपी फैक्टर को अगर आप कंसिडर करके चलें तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एलटीसीजी रेशनलाइजेशन का वक्त आ गया है क्या, या फिर ये पॉसिबल है क्या इस बजट में? नीलेश भाई, लगता है आपको क्या? सो वीरू भाई, अगर आप एफपीआई की बिहेवियर को देखें तो एक पैसिव इंडेक्स फंड है। उन्हें क्लाइंट पैसा देंगे, खरीदेंगे, रिडम्पशन देंगे, बेचेंगे। पिछले साल ये पैसिव इंडेक्स फंड आया राम गया राम थे, बट CY25 में इमर्जिंग मार्केट ने डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म किया। अब लोग इमर्जिंग मार्केट में निवेश करना चालू करेंगे। मेरा अनुमान है कि इस साल पैसिव इंडेक्स इंडिया में बाइंग करेंगे। 100 रुपया उन्हें आएगा तो 16.5 रुपया उन्हें भारत में निवेश करना पड़ेगा। फिर दूसरा है एक्टिव एफपीआई, जो अपना व्यू बना के निवेश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्होंने जम के खरीदारी की। इस साल भी प्राइमरी मार्केट में उनकी खरीदारी चालू रहेगी। पिछले साल 75,000 करोड़ की खरीदारी की, इस साल हो सकता है 50,000 करोड़ की करे, 1 लाख करोड़ की करे। तीसरा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर एफपीआई। ये लोग बेटर कनेक्टिविटी और एल्गोरिथम की वजह से हमारे रिटेल निवेशकों से पैसा लेके जाते थे। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, पता नहीं कितना लेके जाते थे। अब सेबी उनके ऊपर कानून की सख्ती कर रही है। रिटेल स्पेक्यूलेटर भी थोड़ा समझदार हो रहा है। तो अब इस साल एचएफटी की जो एक्सोडस है, जो ये पैसा यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, वो काफी कम होना चाहिए। अगर पिछले साल 60,000 करोड़ ले गए थे, इस साल शायद उसमें 50% से ज्यादा कटौती हो जाएगी। फाइनली एक एक्टिव एफपीआई है जो सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है। पिछले साल उन्होंने 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली की। इस साल अब अंडरवेट हो चुके हैं इंडिया में। इमर्जिंग मार्केट में व्यू पॉजिटिव है। वैल्यूएशन भारत का करेक्ट हो चुका है टू सम एक्सटेंट, तो इनकी बिकवाली कम होने के चांसेस है। 2.25 लाख करोड़ के सामने शायद 1 सवा 1.5 लाख करोड़ बेचेंगे।
और फाइनली एक एफडीआई एफपीआई है, प्राइवेट इक्विटी वाले, एलजी, हुंडई, प्रूडेंशियल जैसी कंपनी वाले, जो अपनी कंपनी भारत में लिस्ट करके यहाँ पे बिकवाली करके पैसा वापस लेके जा रहे हैं। हमने उन्हें बहुत अच्छी सुविधा दी है, अच्छे दाम पे उनकी कंपनी बिक रही है, तो ये लोग भारत से बिकवाली चालू रखेंगे। पिछले साल टोटल आईपीओ मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेलिंग हुआ था। इस साल भी उससे ज्यादा ही रहेगा वैसा लगता है। तो हालांकि ये सारी चीजों को मिला के CY25 में एफपीआई ने तकरीबन $20 बिलियन की सेलिंग करी। इस साल मुझे लगता है कि उनकी सेलिंग इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी। इस बजट में उम्मीद ये है कि जो एफपीआई अपने देश में टैक्स नहीं भरते, सॉवरिन फंड हुए, एंडाउमेंट फंड हुए, पेंशन फंड हुए, उन्हें शायद भारत में भी कैपिटल गेन टैक्स से आजादी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। आप अपने देश में टैक्स नहीं भरते, हमारे देश में भी टैक्स नहीं भरिए, बट जब हम अपने निवेशकों, लोकल निवेशकों के पास से कैपिटल गेन्स टैक्स लेते हैं, तो जाहिर है कि सारे एफपीआई को एग्जम्पशन देना फिर गलत होगा। ऑल राइट नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, एंड थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ केडियानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, और आपको भी सीएनबीसी आवाज़ की किस वर्षों की शुभकामनाएं। आप भी इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। जो ये 21 सालों में हम ये कह सकते हैं 21 साल बेमिसाल, तो सीएनबीसी आवाज ने पिछले 3-4 साल में बिल्कुल साधारण आम निवेशक के लिए, मैं रिटेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़ी वो बेइज्जतीपूर्ण लैंग्वेज है, साधारण आम निवेशक की आवाज बन गए हो आप लोग। और जो कि ऐसे बड़े बड़े मुद्दे आपने उठाए कि तुरंत रेगुलेटर भी उसे नोटिस करता है, तो आपका नाम सार्थक हुआ। और आपके लिए शुभकामना है कि अगले 5 साल में आप वो सब दोबारा से हासिल करें जिसको बनाने में आपको 21 साल लग गए। थैंक यू सो मच सुशील जी, बहुत शानदार बात कही आपने। 21 सालों में बहुत कुछ बदला है बाजार में, जैसा आपने बोला, एक निवेशक ने बहुत पैसा बनाया इस मार्केट में। पिछला 1 साल लेकिन टफ रहा है मार्केट के लिए, स्पेशली अगर आप गलत क्वालिटी के स्टॉक्स में फंस गए, कुछ आईपीओज में फंस गए, कुछ अगर मतलब बेकार स्टॉक में फंस गए, तो ये साल कैसा लग रहा है आपको मार्केट के लिए? तो अपनी देखो बात हो चुकी है, वीरे दी वेडिंग हो रही है इस साल बाजार में, और उसमें अगर कोई ट्रंप जैसा बड़ा वाला फूफा मुंह फुला ले तो थोड़ी देर के लिए बारात बीच बीच में हिचकेगी। पर देखिए, परिवर्तन ही एक स्थायी सत्य है। तो जिन स्टॉक्स में गहरे करेक्शन हो चुके, अब एक एक करके वो सारे सेक्टर्स में वापस मल्टी बैगर्स बनेंगे। तो बेचने की टाइम पे कोई बेचेगा नहीं तो उसका साल तो खराब जाएगा ही। घटना बढ़ना और फिर घटकर बढ़ जाना, यही शेयर बाजार है। चलिए, तो कुछ नाम के साथ शुरुआत करते हैं। आप काफ़ी आज इंटरेस्टिंग नाम हमारे लिए लाए हैं, खासतौर से एक ट्रैवल स्पेस आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, ऐसा क्यों, और यहाँ पर क्या नाम है आपके लिए जो रेडार पर हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको 4 सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। एक हो गए जो प्योर ट्रैवल प्ले है, दूसरे हो गए जिन्हें हम होटल स्टॉक्स कहते हैं, तीसरे हो गए लीजर स्टॉक्स जिसमें आ गए आपके वेरियस टाइप के रेस्टोरेंट्स या आइसक्रीम मेकर, और चौथा हो गया अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट। तो 4 रिलेटेड सेक्टर्स की हमने थीम का नाम रखा है खाओ पियो ऐश करो। वो खाओ पियो ऐश करो का टाइम सामने आ रहा है। आपके व्हाइट गुड्स हो गया, एफएमसीजी हो गया, अब कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो अगला चरण आएगा, तो मैं आपको, देखो, मेरी पीसीआर से अनुरोध है कि आप ये स्क्रीन को मेरे शेयर करें। और हमारा टॉप ऑफ द लाइन हाईएस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में लार्ज रिवॉर्ड भी है। आईटीसी होटल्स की चार्ट अगर आपके स्क्रीन पे होगी, देखिए, जैसे ये क्रॉसओवर करेगा 195 का, हमारे निवेशक इसे 345 के उद्देश्य से खरीदेंगे। इंडियन होटल जैसे स्टॉक में भी अब 50% की चाल बनती है। यहाँ से आप समझो लोएस्ट लेवल इसका अगर हम 660 देखें और ये 990 के ऊपर क्रॉस कर जाता है, तकरीबन 1040-50। ईस्ट इंडिया होटल्स में थोड़ी सी रिटर्न्स फॉर द टाइम बिंग म्यूटेड रहेगी कि एक बार ये भी जाए 500 तक, 345 वाला, तो 50% हुए और फिर एक गहरा करेक्शन दे। मैं बाकी की पूरे होटल्स की लिस्ट आपको दिखा नहीं रहा हूं। 70 से लेके 100% तक छोटे बड़े हर एक होटल के अंदर में जंप है। उदाहरण के तौर पे आपको दिखा दूं, अपोलो सिंदूरी की ये चार्ट आप देखो, ये अपोलो सिंदूरी जहां निकला इस ब्लैक लाइन के ऊपर, या 2800 का भाव, या आपके एपीजे सुरेंद्र, तो
आधा घंटा लिस्ट में लग जाएगा। सामान्य सी बात है, छोटे वाले स्टॉक्स ज्यादा जोर उछलेंगे और ज्यादा जोर गिरेंगे। अब आप आओ अम्यूजमेंट पे, जहां हमारे पास बहुत बड़े वास्तव में मल्टी बैगर्स हैं। ये आई मैजिका वर्ल्ड, इसकी चार्ट को आप गौर करें। ये जिस दिन क्रॉस कर जाता है, अब आज के लेवल से बाई आना शुरू हो गया 50 से, 50 के ऊपर जाते हैं और 55 पे जाते, सौदा हम डबल करेंगे और हम इसको हो सकता है अगले 2-2.5 साल में 500 रुपए में भी बेचें। ये हो सकता है 10 बैगर बन जाए। 10 बैगर को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए जगह खुली रखनी चाहिए। फिर एक वंडरला हॉलीडेज है, जिसकी बेंगलोर में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में और कोची में 4 रिजॉर्ट्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स है। 5वां भी चेन्नई में आ रहा है। तो इसका ब्रेकआउट आते के साथ ये 555 वाला, हमें लगता है कि ये भी 2000 का भाव हो जाएगा। 2-2.5 साल का व्यू लो, अब 2 साल का व्यू लो। डेल्टा कॉर्प पे हमारी पहले भी बात हो चुकी है। जो जीएसटी का मुद्दा है और जिस तरह से वो कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ वो ऑर्डर है। 16,000 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटी के भय में ये जितना डीप करेक्शन स्टॉक में आ गए, 2020 वाले वैल्यूएशन पे 2020 के भाव पे मिल रहा है। बिलो बुक वैल्यू इसकी आज प्राइस है और लोएस्ट पी मल्टीपल पे स्टॉक है। कसिनो के बिजनेस में किंग है। तो ये अननेचुरल ऑर्डर को, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो भी ऑर्डर्स हैं, इनको जो समय लग रहा है लगेगा, तो यहाँ धैर्य का सौदा बना के बैठे। एक चरण में हमें 10 गुने का भाव लगता है, 2 साल में ये भी 10 बैगर हो जाए। और एक कलकत्ता में निको पार्क्स नाम का अम्यूजमेंट पार्क है, तो इसकी भी हमें चाल लगती है कि 75 वाला 300 350 हो जाए। तो अम्यूजमेंट में मोकड़ा पैसा है। और अब आप आइए लीजर स्टॉक्स में। जो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड है, मैकडोनल्ड्स की चेन को वेस्ट और साउथ इंडिया में चला रहा है। जैसे ये 300 500 15-16 के ऊपर चला, हम इसको 1500 के उद्देश्य से ले लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पीसीआर मेरी स्क्रीन को लगातार शेयर करके बैठा है। अभी जो सफायर फूड्स है, इसमें आपके केंटकी फ्राइड चिकन और ये पिज्जा हट जैसे चेन्स हैं, और ये भी जैसे ब्रेकआउट देता है 250 के ऊपर, तो इसमें 500 रुपए की हम चाल देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया जो है ना, थोड़ा थका रह गया आईपीओ के बाद से लगातार, क्योंकि वो साफ दिखता भी है कि बर्गर किंग ने अपना इंडिया में गेम बराबर अभी तक सेट किया नहीं है। तो हमें लगता है 1 क्वार्टर और ये थोड़ा सा परेशान करेगा और उसके बाद ये भी एक कैचअप एक्ट लेगा। देवयानी इंटरनेशनल जैसा स्टॉक कंपनी बहुत पॉपुलर है, तो इसकी चार्ट के अंदर में भी हमें वो रस नहीं दिख रहा है कि हम इसमें कोई रिस्क एडजस्टेड प्रॉपर सौदा बिठा पाए। अब आप आ जाओ ट्रैवल के स्टॉक्स पे। तो ट्रैवल के स्टॉक्स में देखिए, हमारी टॉप बेट जो है होटल्स में, वो है आईटीसी होटल्स। अच्छा, होटल्स पे तो आईटीसी होटल्स दिखा चुके। बीएलएस इंटरनेशनल, जिसके पास काफी बड़ी फ्रेंचाइज है और पावरफुल फ्रेंचाइज है कि जिसको भी वीजा लेना है तो बीएलएस के दरवाजे खटखटाने हैं। ये 300 का स्टॉक हमें 1500 होते लगता है। सब 2 साल का व्यू लेके चलो आप। फिर जो इग्जिगो है, जिसका नाम लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजीज है, ये हमें लगता है यहां से 450 का भाव हो जाए, 225 वाला। इवन थॉमस कुक, जिसको बहुत कूट दिया था 2020 में, और अब इसने एक बढ़िया कमबैक कर दिया स्टॉक ने। ये करेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर थॉमस कुक भी 160 के ऊपर निकले तो 320 का भाव लगता है। इजी ट्रिप प्लानर्स की कई कंट्रोवर्शियल चीजें हुई, इसलिए हम इसको कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में नहीं बोलेंगे, पर चल पड़े तो फिर ये सबसे चल सकता है। सबसे हाई रिस्क स्टॉक है, 6-7 गुना ये भी हो जाए। यात्रा ऑनलाइन, टीबीओ टेक, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस, रेट गेन, ये सारे डबल हो जाएंगे करीब, पर इनकी चार्ट्स में उतनी स्मूथनेस नहीं है, इसलिए हमने ये टॉप 4-5 पिक्स पे ध्यान रखा। तो आपके ट्रैवल, अब जिसमें इंडिगो में अनुज अपनी बात होती है कि चाहे वो सैंडविच बेच के पैसे कमा रहा है, स्टॉक आधा हो जाएगा। अब उसमें ये सारी जो दुर्घटनाएं आई, 2 महीने बाद आई, तो इंडिगो की चार्ट में मेरे को लगता है अगले 2 साल तक डीप अंडर परफॉर्मेंस है। और स्पाइस जेट जैसा कंप्लीटली अंडर एस्टिमेटेड जो स्टॉक है, इसकी 2 साल की करेक्शन की साइकिल पूरी हो गई। हमें 30 रुपए का स्टॉक वापस 80 रुपए लगता है। इतने सारे स्टॉक लिया आपने। अच्छा, लीजर स्टॉक सब बोले आपने, इसमें पीवीआर नहीं है क्या? पीवीआर आइनॉक्स? अब पीवीआर को वैसे तो देखो कहाँ क्लासिफाई करें, तो पीवीआर को हम क्लासिफाई करके बैठे हुए हैं जो मीडिया एंटरटेनमेंट में। तो 50% तो ये भी बढ़ जाएगा। देखिए इसकी चार्ट को, एक बार 1500 का तो भाव इसका भी आ जाएगा। जैसे अब ये ट्रम्प फूफा ने थोड़ा रूसना बंद किया और ये मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा, तो उस मोमेंटम के साथ ये 1000 रुपए वाला स्टॉक 1500 1600 तक ये भी हो जाएगा। कुछ बड़े स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक्स या बड़े कुछ बैंकिंग, कुछ एफएनओ स्टॉक्स जो आपके रडार पर हो? राइट। अब देखिए, कल जिस तरह से मार्केट ने ऑलमोस्ट एक बॉटम फॉर्म कर दिया है, पर जितनी शार्प मूव ऊपर आ गई,
तब एक पुल बैक में निफ्टी बैंक निफ्टी पे सौदा बैठेगा। पर आज सवेरे हमने अपने क्लाइंट्स को ये लिखा कि जो कैनरा बैंक, पीएनबी, एसबीआई, बॉब, ये सारे पीएसयू बैंक्स को हम शॉर्ट करके बैठे थे, सारे शॉर्ट काट दे, सब वापस दोबारा न्यू हाई दिखा सकते हैं। पर हमारी प्रेफर्ड बैंक्स जो होंगी अगली बैंक निफ्टी की न्यू हाई को खेलने के लिए, थोड़ा सरप्राइज मत होइएगा। जो मैं एचडीएफसी बैंक पे लॉन्ग टर्म नेगेटिव बायस है, पर टाइम टू टाइम अगर हमें 20% मिलेगा तो कोई परहेज नहीं है, पैसा कमाने से कोई परहेज नहीं है। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक का भाव एक बार यहाँ से 1100 हो जाएगा। कल इसमें बाई सिग्नल आ गया और ये बैंक निफ्टी को लीड करेगा। आईसीआईसीआई ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो बाकी के जो छोटे वाले बैंक है, फेडरल और एयू बैंक, ये जो भी है इसमें, ये एक सिंपथी में मैंने बैंक निफ्टी के रिटर्न्स मुझे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में सैचुरेटेड दिखती है अगले 1 महीने के लिए। तो बाकी के छोटे वाले बैंक इन सिंपथी ऊपर आ जाएंगे। निफ्टी में चूंकि 50 स्टॉक है, थोड़ा मैटर पेचीदा है। जो रिलायंस ने थोड़ा भय पैदा किया, अब मुझे लगता है रिलायंस 117 की चाल पकड़ना शुरू कर चुका है। जियो फाइनेंस जैसे ही 305 के ऊपर निकलेगा, हम बटन दबाएंगे 425 की तेजी खेलने के लिए। तो ये 2 सुपरलेटिव आउट परफॉर्मर्स हो गए। और अगर मैं ऑयल एंड गैस के ऊपर एक बार लास्ट में आऊंगा आपकी अनुमति से। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने 1 राउंड ऊपर का दिया, करेक्शन हो गया। अब मुझे लगता है अगले 50 रुपए की उछाल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में वहां से आएगी, फिर ठंडा पड़ जाएगा। अंतोगत्वा अगले 2-3 महीने में अगर इसका भाव 500 रुपया होगा तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। तो हम कौन से स्टॉक्स के अंदर में काम नहीं करेंगे तेजी की साइड में? भारती में, एलएनटी में, एक बार बीपीसीएल, एचपीसीएल भी हमने शॉर्ट किया था, खाली काट के बैठ के। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई नया हाई आएगा, उनको हम छोड़ देंगे। ओएनजीसी, ओआईएल बिल्कुल पकड़ के आप चलो। आपके जो जो भारत फोर्ज है, बीएचईएल में जितना शार्प ड्रॉप आ गया, हमने पहले अपने क्लाइंट से उसको दिखवाया था कि एक बड़ा शॉर्ट ड्रॉप आएगा और हम दोबारा री एंट्री करेंगे। वो री एंट्री ट्रिगर हो गई। अगर यहां से बीएचईएल 500 रुपए का भी भाव हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बार पहले 405 और 405 क्रॉस करे तो 500, 405 की आप चाल खेलो। तो इंजीनियरिंग के जो छोटे स्टॉक्स हैं और हैं, इन सब के अंदर अब एक एक करके हमें बाई दिखती है। ये हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी में। और थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के आप बाहर निकलो तो दुनिया भर के जो एफ&ए स्टॉक्स हैं, जो सोना, बीएलडब्ल्यू, इंजीनियरिंग, ये वो सबके जो करेक्शंस हो गए, जिनमें भी हाँ एक अपवाद, जिस आईटीसी की कंबल पिटाई हो चुकी है, कंबल पिटाई बोलेंगे हम उसको। तो ये जब जब कंबल पिटाई होती है, पास्ट में भी जब इस पे टैक्सेस लगे और इन्वेस्टर्स रैटल हो जाता है, जो इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस लगता है, तो हो सकता है, अभी नहीं, हो सकता है कल परसों तक अगर इसमें हमें बाई सिग्नल मिल गया तो यहां से आईटीसी जैसा स्टॉक भी 100 रुपए बढ़ सकता है। तो चारों तरफ तेजी का माहौल है। इंडेक्स और जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो फूफा लोग उसको परेशान करते रहते हैं। तो जो वीरे दे यार हैं स्टॉक्स के अंदर में, बेफाम बेलगाम तेजी का रंगढंग बनता जा रहा है। चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने बोला, अभी फूफा जी नाराज़ हैं, लेकिन वेडिंग तो होगी। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, एंड ऑल द बेस्ट। अगले मंगलवार फिर करेंगे आपसे बातचीत। इस शो को यहीं समेटेंगे, इसके बाद वापस लौट रहे हैं, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे शो में।